हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ एमडी यूनिवर्सिटी। जो एमडी यूनिवर्सिटी का एमएससी का सिलेबस है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहले देखते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनएमआर। इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी इंट्रोडक्शन ऑफ एनएमआर एंड प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर। तो देखो, पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। एनएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है? एन फॉर द न्यूक्लियर, एम फॉर मैग्नेटिक, आर फॉर द रेजोनेंस, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो स्टूडेंट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आपको हेल्प करती है स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम एलिक फ्लिक्स ब्लॉक एंड एडवर्ड ने। ठीक है, ये एडवर्ड पूर्सेल थे, उन्होंने क्या किया था, इसको टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया था। मेनली किसके लिए होती है? स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। अब हमें पता किस चलेगा कि कोई भी कंपाउंड एनएमआर एक्टिव है या नहीं। तो देखो स्टूडेंट, पहली बात, एनएमआर में होता क्या है? जो एनएमआर है वो डील करता है, अगर देखा जाए तो बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई, जो क्या प्रोसेस करती है? स्पिन, जिनकी स्पिन होती है स्टूडेंट आइदर इन क्लॉक और आइदर इन एंटी। तो इस टेक्निक में हम क्या पढ़ते हैं, ये मेनली डील करते हैं स्टूडेंट न्यूक्लियर की प्रोसेसिंग स्पिन से, कि उसकी स्पिन कैसी है, वो न्यूक्लियर स्पिन एक्टिव है या नहीं। अगर वो एक्टिव है तभी हम उसको क्या मिलेगा? सिग्नल। और उस सिग्नल की हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो हमारा गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर कितने टाइप के कार्बन है, हाइड्रोजन है। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट आप किस टाइप का एनएमआर पढ़ रहे हो। जो मेनली एनएमआर है हम पढ़ते हैं, ये बता रखा है एनएमआर में हम पीएमआर जिसकी फुल फॉर्म है प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, C13 एनएमआर कार्बन मैग्नेटिक रेजोनेंस, F19 एनएमआर जिसे बोलते हैं हम फ्लोरीन मैग्नेटिक रेजोनेंस, और हमारा लास्ट वाला देखा है P31 एनएमआर, ये आप मेनली पढ़ोगे फॉस्फोरस मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो अब ये बोल रखा है देखो कि एनएमआर में सिग्नल देने के लिए पहली बात होना क्या चाहिए? वो एनएमआर एक्टिव होना चाहिए। अब एनएमआर एक्टिव कौन होते हैं हम ये देखते हैं। तो ये बोल रखा है लाइक, अगर देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियाई, इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा पहले कि प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियाई, मेनली की जो बात है स्टूडेंट वो इसमें न्यूक्लियस की है। जो स्पिन है हम किसको देखेंगे इसमें? हम न्यूक्लियस की स्पिन को देखेंगे। ठीक है, तो वही एनएमआर एक्टिव होगी। इसमें देखना पड़ता है हमें न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इसे हम मेनली देखेंगे, इसके बेस में बताएंगे कि वो एनएमआर एक्टिव है या नहीं। तो देखो, पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं न्यूक्लियाई के लिए, तभी आपको समझ आएगा। इसमें बोल रखा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे न्यूक्लियर पार्टिकल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंसीडर टू बी स्पिन अबाउट देयर एक्सिस एंड ईच स्पिन क्वांटम हैव 1/2। देखो इसका मतलब समझो, इसमें क्या बोल रखा है। आपको पता है कोई भी एटम होता है, बीच में क्या होती है स्टूडेंट? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस चारों तरफ क्या होती है? शेल्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व। किसी भी एटम का जो मास नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? जो मास नंबर है वो इक्वल है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हमारा किसके इक्वल है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर कोइंसाइड करते हैं, यहाँ पे होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बोल रखा है देखो, इफ़ अगर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस आर नॉट पेयर, अगर वो पेयर नहीं है तो जो न्यूक्लियस है एज होल विल हैव रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन। तो उनकी उसकी कुछ ना कुछ न्यूक्लियर स्पिन होगी। देखो, अगर पेयर है तो वो न्यूट्रल है, बट अगर वो पेयर नहीं है तो उसकी कुछ ना कुछ रिजल्टेंट क्या होगी? न्यूक्लियर स्पिन होगी। एंड जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी न्यूक्लियर स्पिन नंबर की आई, वो डिपेंड करेगा कितने प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनकी स्पिन पैरेलल है या स्टूडेंट एंटी पैरेलल है, वो उस पर डिपेंड करेगा। और ये रिलेटेड है किससे? मास नंबर से और एटॉमिक नंबर से। जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जो एटॉमिक नंबर है ना स्टूडेंट, वो हमेशा इक्वल होता है आपका किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन। और जो मास नंबर है वो प्रोटॉन प्लस क्या होता है? न्यूट्रॉन। ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए। अब देखो क्या बोल रखा है, जो आपका एटॉमिक मास है, अब पता कैसे चलेगा कि कोई भी न्यूक्लियर स्पिन एक्टिव है या नहीं? वो डिपेंड करता है उसके एटॉमिक नंबर पे और एटॉमिक मास पे। अब कोई एक्टिव है या नहीं है वो कैसे? देखो, न्यूक्लियर स्पिन एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? अगर उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पेयर नहीं तो उसकी कुछ ना कुछ स्पिन होगी। अगर आई की वैल्यू होगी तो वो क्या हो जाएगा? एनएमआर क्या हो जाएगा? एक्टिव। तो ये देखो, अब एक टेबल बना रखी है जिसमें समझा रखा है, एक तरफ ले रखा है एटॉमिक मास और इस तरफ लिखा है एटॉमिक नंबर, और इधर है न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। अगर किसी का मास ओड है
और एटॉमिक नंबर इवन या ओड है तो उसकी न्यूक्लियर स्पिन क्या होगी 1/2, 3/2, 5/2। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल होगी 1/2 की। मतलब अगर किसी का एटॉमिक मास इवन है और एटॉमिक नंबर भी इवन है तो उसकी स्पिन क्या होगी 0। ठीक है, और अगर किसी की एटॉमिक मास इवन है और एटॉमिक नंबर ओड है तो उसकी स्पिन होगी 1, 2, 3। अब आप सोचोगे हम लर्न कैसे करेंगे, आपको सिर्फ एक ही चीज़ लर्न करनी है इस टेबल में से। अगर किसी का एटॉमिक मास ओड है ना स्टूडेंट, तो वो क्या होगा, वो आपका NMR एक्टिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो यहाँ पर तुमने पढ़ा भी कि कार्बन हम कौन कौन से NMR पढ़ते हैं, हाइड्रोजन का H1 NMR। तो H1 नीचे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ तो Z मीन्स एटॉमिक नंबर और यहाँ पे M का मतलब क्या है, मास नंबर। तो ये देखो मैंने H1 लिखा, 1 का मतलब क्या है, ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर, और ये क्या है, मास। तो मास नंबर स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ओड। अगर मास नंबर ओड है तो ये क्या है आपका NMR एक्टिव। तो यही चीज़ आपको समझनी है। मैंने आपको क्या कहा है, आप शॉर्ट में एक ही चीज़ लर्न करो क्या, अगर किसी का मास नंबर ओड है दैट मीन्स वो NMR क्या होगा हमारा, मेनली हमारा क्या होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये देखो अब जैसे हम कौन सा पढ़ते हैं, यहाँ पे कार्बन 13 NMR देख सकते हो आप, C13 क्या है, ओड नंबर है। यहाँ पे 6 है, ये तो इवन है, हमें तो मास को देखना है, ये ओड, तो ये भी क्या है, NMR एक्टिव। P31 ओड तो NMR एक्टिव। F19 मतलब N19 है तो क्या होगा, NMR एक्टिव। तो मेनली जो हमारे सिलेबस में है वो हमारा H1 NMR, मतलब कि हमें प्रोटॉन का NMR पढ़ना है हमारे जो सिलेबस में है। तो ये देखो ये इसका इंट्रोड है, हमें मेनली ये इसी में इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि कौन कौन सी स्पिन होगी वो न्यूक्लियर एक्टिव होंगी, कौन सी नहीं होंगी। ठीक है, तो अब देखो ऐसे और भी न्यूक्लियाई की वैल्यू दे रखी है। तो ये बोल रखा है जो न्यूक्लियस H है, C है, NF है, P है, इनकी स्पिन कितनी है 1/2। तो आपके सिलेबस में इतना ही है MSc वाले में। ठीक है, तो ये क्या होंगे 1/2, तो मतलब एक्टिव है। तो देखो ये देखो इसमें ये भी देख सकते हो आप, ये न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर क्या है, इवन। मेनली स्टूडेंट जिनका मास नंबर 4 से डिवाइडेड होता है ना, तो समझ जाना उनकी आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। व्हाट इज आई इज अ स्पिन क्वांटम नंबर जिसपे हमारा क्या NMR डिपेंड है। तो ये बोल रहे हैं। ठीक है, और न्यूक्लियाई जैसे और भी देखे हैं उनकी वैल्यू 1, 2, 3 है। ये आप पढ़ोगे, हमारे पास दो तरह की स्पिन्स होती हैं, एक होता है हमारी न्यूक्लियर स्पिन क्वाड्रुपल, एक होता है नॉन क्वाड्रुपल। क्वाड्रुपल मीन्स क्या होता है, ठीक है, क्वाड्रुपल और नॉन क्वाड्रुपल इसके बेस पे डिवाइड है। अगर आई की वैल्यू 1, 2, 3 है तो इनके जो सिग्नल आएंगे वो क्या आएंगे स्टूडेंट, ब्रॉड, और 1/2 है तो इनके सिग्नल कहेंगे शार्प। तो क्वाड्रुपल और नॉन क्वाड्रुपल में इसको डिवाइड कर रखा हमने आगे NMR। ठीक है, तो ये तो उसका इंट्रो था। अब देखते हैं हम, आप पढ़ेंगे इसका प्रिंसिपल। अब देखो प्रिंसिपल पढ़ने के लिए आपको स्टार्ट करते हैं हम न्यूक्लियर स्पिन स्टेट से। ठीक है, आप एग्जाम में भी यहीं से स्टार्ट कर सकते हो प्रिंसिपल में। न्यूक्लियर स्पिन स्टेट में क्या बोल रखा है कि जब एक न्यूक्लियस जिसकी आई की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगी उसको आप कहाँ प्लेस कर सकते हो स्टूडेंट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो आप देखोगे उसके ओरिएंटेशन लेवल आएंगे टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और इस वेरियस ओरिएंटेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पिन स्टेट। कहने का मतलब क्या है कि आपने क्या करा, आपने एक न्यूक्लियस ली, उस न्यूक्लियस को आपने क्या करा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई करके थी उसमें रखा। तो जो हमने यहाँ पे न्यूक्लियस लिखी है उस न्यूक्लियस क्या होगी, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में या तो क्या होगा, वो अलोंग द फील्ड होगी या फिर क्या होगी, अवे फ्रॉम। अलोंग द फील्ड मतलब क्या बोल रखा है, या तो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होगी या क्या होगी, अपोजिट होगी टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये देखो पहले टी जनरेट इक्वल एनर्जी है, पर देखो जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो आपके दो लेवल बन गए, एक 1/2 जो अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, एक अपोजिट -1/2। तो ठीक है, तो ये दिखा रखा है। तो आपके क्या बनेंगे, ओरिएंटेशन लेवल बनेंगे, और इन ओरिएंटेशन लेवल जो अलग अलग बन रहे हैं ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्पिन स्टेट। किस स्पिन की स्टेट है, एक +1/2 है तो एक क्या है -1/2। होगा कब, जब आप क्या करोगे, एक न्यूक्लियस को कहाँ प्लेस करोगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। फिर बोल रखा है फॉर अ न्यूक्लियस जिसकी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उसके लिए अलाउ स्पिन स्टेट क्या होती है, वो होती है स्टूडेंट 2i+1। अगर 2i+1 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कितनी होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे 1/2 के लिए देखना है कि मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस स्पिन्स हैं जिनकी वैल्यू 1/2 है, तो फॉर्मूला इज 2i+1। आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/2, जैसे मैं एच के लिए निकाल रही हूँ, और एच के लिए आई की वैल्यू 1/2 होती है। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हो 2 1/2 +1, सोल्व करो 2 से 2, 1 + 1 2। तो आपके दो लेवल्स आएंगे इसके, एक क्या होगा अलोंग द, एक अप्लाई। ठीक है, अप्लाई मतलब ये बोल रखा है एक अलोंग टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक अपोजिट होगा, जो लोग +1/2 और दूसरा क्या जाएगा -1/2। तो देखो आए ना दो लेवल। तो इस तरह से आप 2i+1 फॉर्मूला लगाकर आप स्पिन की स्टेट्स निकाल सकते हो। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद बोला जो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स हैं आपकी लाइक इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशनल स्टेट उसकी क्वांटाइज होगी। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइज? उनके खुद के एक पर्टिकुलर लेवल्स होंगे। फिर ये बोला गया फॉर अ प्रोटॉन I1/2 उसके लेवल देखो मैंने भी बताया, अगर 1/2 है तो +1/2 -1/2, ऐसे 3/2 के लिए -3/2 -1/2 +1/2 और +3/2। इसको और समझ लो, देखो अगर हमारी I की वैल्यू स्टूडेंट कितनी होगी 3/2, इसको सॉल्व करो 2 मल्टीप्लाई I+1 था हमारा फॉर्मूला, I की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3/2 +1, सॉल्व करो 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 4, मतलब 4 लेवल्स होंगे। बनाओ अब 4 लेवल, 2 3 4, ठीक है, एक इसके 2 इधर 2 इधर। तो क्या थी आपकी स्पिन की स्टेट 3/2, तो दूसरी क्या हो जाएगी 1/2। अब 1 का अपोजिट -1/2 और ये क्या हो जाएगी -3/2। तो इस तरह से देख सकते हो कितनी स्पिन स्टेट आ गई टोटल हमारी 4। तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब ये बोलेगा अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारा एब्सेंस है, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, तो जो आपकी न्यूक्लियर होगी वो क्या होगी रैंडम होगी। देखो इसको आपको समझने के लिए ना एक मैग्नेट का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक सिंपल मैग्नेट ली, उसको मैंने यूँ ही रख दिया, तो वो कुछ भी शो नहीं करेगी, पर जैसे ही मैं कुछ आयरन की या कुछ लाऊंगी तो वो मैग्नेट क्या होगी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, ठीक है, वो ओरिएंट हो जाएगी। तो सेम यहाँ पे है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट है वो रैंडमली ओरिएंटेड है, उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। पर जैसे ही हमने क्या करा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो उसके अप्लाई करते ही क्या हुआ, हमारी जो स्पिन है वो अलाइन होंगी। अलाइन कैसी होंगी, कुछ तो स्टूडेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होंगी जो आपने अप्लाई करके, जैसे ये इस डायरेक्शन में है, तो कुछ तो इसकी जैसे ये ओरिएंट हो जाएंगी और कुछ क्या हो जाएंगी अपोजिट, ठीक है। जो अलोंग है उनको बोलते हैं अल्फा और जो अपोजिट है उनको किससे रिप्रेजेंट किया बीटा स्पिन स्टेट। तो ये आपकी होती है ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ये बोल रहा है अगर जब तक कोई मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया तब तक तो वो रैंडमली पड़ी है स्टूडेंट, पर जैसे ही आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो कुछ तो उसके अलोंग होंगी और कुछ उसकी क्या होंगी अपोजिट। तो इस तरह से होगा हमारा। उसके बाद देखो नेक्स्ट इसी के अंदर क्या है, तो अब क्या होगा इसके अंदर, व्हेन द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन, प्रोटॉन को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस करोगे तो जो प्रोटॉन है उसकी दो पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकती है। जैसे आपने क्या करा, आपने कोई न्यूक्लियस रखी जिसकी I की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी, मैग्नेटिक फील्ड में रखा। अब उसकी दो ओरिएंटेशन हो सकती हैं, या तो वो अलाइन करे विद अप्लाइड फील्ड, ठीक है, जैसे ये डायरेक्शन है ये तो वो लाइन अलोंग द करे, या फिर क्या करे अगेंस्ट। अगर वो अगेंस्ट है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो इसमें क्या बोल रखा है, अगर उसकी डायरेक्शन क्या हुई अपोजिट, अगर अपोजिट हुई तो I की वैल्यू क्या होगी -1/2, ठीक है। अगर अलोंग हुई तो क्या होगी +1/2। तो ये जो बोल रखा है जो दो पॉसिबल ओरिएंटेशन है स्पिन स्टेट की, उनकी डू नॉट हैव सेम एनर्जी। आप देख सकते हो स्टूडेंट उनकी एनर्जी बिल्कुल भी सेम नहीं है। जैसे मैंने अभी बना के दिखाया था, तो एक की एनर्जी क्या है, इसकी हाई होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी लो, क्योंकि ये क्या है एनर्जी है आपकी। तो जो ऊपर लाई कर उसकी एनर्जी क्या है हाई, और जो नीचे लाई कर उसकी एनर्जी क्या होगी लो। तो उनकी एनर्जी बिल्कुल भी सेम नहीं होती। फिर ये बोला कि इसके अंदर जो ओरिएंटेशन है इनमें जो स्पिन है वो अलाइन करती हैं, जो अलाइन करेंगी प्लस, और जो अपोजिट होंगे उसके क्या उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे माइनस। प्लस एंड माइनस जस्ट शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो उनका खुद का जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड वो अप्लाई की या तो क्या होगा पैरेलल होगा या फिर क्या होगा अपोजिट। तो उसको हम प्लस और माइनस से शो कर रहे हैं स्टूडेंट। अगर वो प्लस है तो पैरेलल है और माइनस है तो क्या एंटी पैरेलल। जो डिफरेंस है एनर्जी का दो स्पिन स्टेट के बीच का उसको हम किससे डिज़ाइन करते हैं डेल ई से, और उसका मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द अप्लाई स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब समझो कैसे, जैसे आपने कोई न्यूक्लियस रखी मैग्नेटिक फील्ड में, तो अगर उसकी I की वैल्यू 1/2 थी तो उसकी मैंने 2I के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला अप्लाई करके स्पिन स्टेट निकाली 2I, एक की वैल्यू +1/2 एक की -1/2। +1/2 का मतलब क्या है कि वो पैरेलल है टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, -1/2 का मतलब क्या है वो क्या है अपोजिट है टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद क्या बोल रखा है कि जो एनर्जी का डिफरेंस है दो स्पिन स्टेट के बीच में, मतलब एक ये और एक ये, इनके बीच में जो एनर्जी का गैप जिसको हम डेल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। अगर आपने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई किया है तो जो डिफरेंस होगा दो लेवल के बीच का वो भी क्या होगा ज़्यादा। अगर मैं और ज़्यादा कहूँगी तो क्या हो जाएगा डबल, इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं जो डेल ई है 1 है और एक डेल ई 2 है, जो डेल ई 2 है उसकी वैल्यू डेल ई 1 से क्या है ज़्यादा है, ठीक है, वो क्या है हमारी ज़्यादा है। ये इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम स्ट्रेंथ क्या करके कम अप्लाई करके और यहाँ पे क्या करके ज़्यादा। तो ये डिपेंड करता है आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। उसके बाद देखो नेक्स्ट में
होता क्या है कि एक सेकेंड, तो ये देखो इसमें मैं ये बता चुकी हूँ कि जो डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो हमारा करेगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। अब होगा क्या, अब आपको पता है एक स्पिन 1/2, एक क्या है -1/2। अब यहाँ पे होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। अब कैसे होता है, द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस फिनोमिना अक्कर तभी होता है जब आपकी जो न्यूक्लियस है वो आपने जो इंट्रोड्यूस किया है वो क्या एब्जॉर्ब कर ले स्टूडेंट, एनर्जी। और जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, हमें पढ़ रहे हैं एनएमआर। एनएमआर किस वे में पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रेडियो वेव में पढ़ते हैं। तो यही बोल रखा है यहाँ पे। अब क्या कह रहा है ये कि जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है आपका, वो फिनोमेना तब होगा जब आपने जो न्यूक्लियस इंट्रोड्यूस किए, जो हमने न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस की अप्लाई मैग्नेटिक, तो वो क्या अब्जॉर्ब कर ले, एनर्जी। जब वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगी तो उनकी स्पिन ओरिएंटेशन चेंज होगी, किसके रिस्पेक्ट में, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में। और दिस हैपन क्यों होता है ये कि व्हेन न्यूक्लियस को आप इरिटेट करते हो विद रेडियो वेव से ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी, जो न्यूक्लियस है वो स्टूडेंट फ्लिप कर जाती है लो एनर्जी स्टेट टू हायर स्पिन स्टेट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे ये बोला गया है कि जब आप न्यूक्लियस को रखते हो उस पर आपने रेडियो वेव डाली स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, हमने इसको रखा, उस पर मैंने क्या डाली, रेडियो वेव। जब मैंने रेडियो वेव डाली उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो वो नीचे वाले लेवल से फ्लिप करके कहाँ गई, ऊपर। तो ये चीज़ बोल रही है फ्लिप करेगी। तो जब वो फ्लिप करेगी तो क्या हो रहा है, तो न्यूक्लियस सेट करेगी एक रेजोनेंस का लेवल, तो मतलब नीचे से कहाँ जा रही है स्टूडेंट, ऊपर जा रही है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब आपकी न्यूक्लियस रेजोनेंस में आ जाए, मतलब नीचे से कहाँ जा रही है, ऊपर, फ्लिप करके ऊपर जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एंड समझ आया आपको कि भाई जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है तो न्यूक्लियस आपकी उस देन सेट कर रही है एक मतलब रेजोनेंस में आ रही है, किसके साथ रेजोनेंस में आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ, रेडियो वेव के साथ। और जो फील्ड है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, इसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं, एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एंड जो फील्ड है स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो डील करी एनएमआर स्पेक्ट्रा से ऑफ ओनली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की, वो क्या बताती है, वो ये कह रही है प्रोटो, अगर आप सिर्फ हाइड्रोजन के लिए पढ़ रहे हो स्टूडेंट तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पीएमआर। पीएमआर मतलब प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। समझ आया कि आपने एक न्यूक्लियस थी, हमने उसे क्या दी, एनर्जी। जब वो एनर्जी दी तो उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करके वो नीचे वाले लेवल से फ्लिप करके कहाँ गई स्टूडेंट, ऊपर। और जब वो नीचे से फ्लिप करके ऊपर जाएगी तो वो इस फ्लिप कब कर रही है, जब वो रेजोनेंस में आ रही है, किसके साथ रेजोनेंस में आ रही है, रेडियो वेव के साथ, क्योंकि हम क्या डाल रहे हैं इसके ऊपर, रेडियो वेव, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनएमआर। मतलब कि आपकी न्यूक्लियस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रेजोनेंस में आ गई, किसके साथ, रेडियो वेव के साथ, तो उसको हम बोलते हैं क्या, एनएमआर। जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन है वो भी क्या है स्टूडेंट, क्वांटाइज। क्वांटाइज मतलब देखो डिस्क्रीट लेवल है तो इसकी क्वांटाइज प्रोसेस होगी, एंड जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो मस्ट भी इक्वल होगी जितना उनके बीच का डिफरेंस होगा। देखो यहाँ से समझ सकते हो कि एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करेगी, अगर उसको नीचे से ऊपर जाना है स्टूडेंट तो कितनी एनर्जी, जितना इनके बीच का डिफरेंस। मान लो अगर ये डिफरेंस आपका 200 है तो उसको 200 एनर्जी का डिफरेंस, मतलब इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ से जाना पड़ेगा, नीचे से ऊपर। तो मैंने ये बोला ना, जो ये एनर्जी का डिफरेंस है ये डिपेंड करता है आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। अगर वो ज़्यादा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो अब हमारा डिफरेंस भी क्या होगा, ज़्यादा। तो ये चीज़ है, तो ये इस पर डिपेंड करता है। अब देखो ये दिखा रखा है ई एब्जॉर्ब कितनी, किसकी इक्वल होगा हमारा, ई एब्जॉर्ब आपका इक्वल है ई इज इक्वल टू हाफ स्टेट माइनस हाफ प्लस 1/2 स्टेट। किसके इक्वल है, नीचे वाली ई है स्टूडेंट, ठीक है। और ऊपर वाली क्या आ गई, ऊपर वाली एनर्जी ये, और प्लस में इसमें कौन सी चलेगी, 1/2 स्टेट। मतलब सिंपल सी बात है, ई का फॉर्मूला भी याद कर लो। ई का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एच म्यू, जो हमें पता ही है। और जो ई है स्टूडेंट वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एच नोट के। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एनर्जी का डिफरेंस, ठीक है। ई इज इक्वल टू हमारा क्या है, ई इज इक्वल टू एच म्यू। ई आपका किसके इक्वल है, एच म्यू के। और एक हमारा ई का फॉर्मूला ये होता है गामा एच बाई 2 पाई एच नोट, ठीक है। ये क्या है, एच नोट क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये गामा के गायरो मैग्नेटिक रेशियो, ये एच कौन सा स्टूडेंट, ये प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। और नीचे क्या देगा, 2 पाई। तो अब यहाँ से देख सकते हो कि ई इज इक्वल टू गामा एच बाई 2 पाई एच नोट एच म्यू, इसके इक्वल है। और अब मैं क्या करूँगी, इस ई को हटा के इन दोनों को इक्वल रखूँगी। तो अब क्या देखते हो, जब हम इसको हटा के इसको देखो, दोनों को इक्वल रखा, क्योंकि ये भी ई की वैल्यू है, ये भी ई की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वल रखने पर क्या होगा, एच से एच कैंसिल, इस एच से ये एच कैंसिल, तो वी और वी किसकी इक्वल है, गामा, ये रहा बाय में 2 पाई और क्या है एच नोट। तो हमारा म्यू क्या है, म्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी। तो म्यू आपकी फ्रिक्वेंसी है। अगर आपकी जो करंट वैल्यू है गामा की फॉर प्रोटॉन के लिए इस सब्स्टिट्यूट, तो आप क्या कर सकते हो, मतलब इस वैल्यू में डाल के
करेक्ट वैल्यू अगर गामा की डाल दो प्रोटॉन के लिए तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अनशिल्डेड प्रोटॉन जो एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन वो हम वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात जो समझनी है वो क्या है कि ई किसके इक्वल है, गामा एच बाई 2 बाई एच नोट, एच म्यू, एच से एच कैंसिल, तो हमारी म्यू की वैल्यू क्या होगी, गामा बाई 2 बाई एच नोट के इक्वल आ जाएगी। तो ये हमारा क्या था, NMR का ये हमारा क्या दे रखा है, इंट्रोडक्शन दे रखा है कि कैसे कैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, क्या क्या वो एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ये आपका था NMR का इंट्रोडक्शन।